कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। विंसेर ईयर बुक की आज सेकंड क्लास आएगी, ठीक है, यानी चल रही है। कल जो पहली क्लास थी वो एक जनरल इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स वाला पोर्शन जो है ज़्यादा कवर किया है इस बार विंसेर ईयर बुक ने। और वो जो पोर्शन है बच्चों, वो क्योंकि राष्ट्रीय खेल भी होने हैं, ओलंपिक हुआ है लास्ट ईयर, तो इस वजह से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कतिपय बच्चे कह रहे थे कि सर उसको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड पे भी लिख दीजिए, व्हाइट बोर्ड पे, हमें थोड़ा सा आसान होगा। चलो मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, जो मेन होगा बोलूंगा, आप सुनना, उसका नाम यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा, ठीक है। देखिए आज जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें इसने राजनीतिक परिदृश्य और बजट का हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब ऐसा है क्योंकि पूरा तो हम कवर कर नहीं सकते, और मैंने एक चीज आपसे ये भी कहा है, जैसे कई बार कहते हैं, जैसे मैं बजट के क्वेश्चन इसमें बताऊंगा वो पिछले बार के बजट का, यानी 2024-25 का जो स्टार्टिंग में चला था, यानी फरवरी 2024 में जो बजट पेश हुआ था उसके फैक्ट है। अब आप कहोगे सर अब तो नया बजट आने वाला, पुराना क्यों पढ़े। आपने देखा होगा बच्चों, जब एग्जाम देने जाते हो वो 1-2 साल पुराना भी पूछता है, कई बार देखा होगा वर्ष 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2021 के अनुसार ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो वहां पे वो चीजें क्या होती है, आपकी कवर होती हैं, ठीक है। देखिए राजनीतिक परिदृश्य में इसने दिया है कि जो यहाँ पे लोकसभा का गठन होता है बच्चों, लोकसभा वगैरह से संबंधित दे रखा है, तो हमने ये तो पढ़ना नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है। अब देखो एक चीज ये दे रखा है, ये तो पता ही होगा, पहले क्या था बच्चों, जैसे 2 एंग्लो इंडियन जो है लोकसभा में नियुक्त होते थे, यानी 2 एंग्लो इंडियनों को भी वहां पे लोकसभा में स्थान था, वो खत्म कर दिया गया। यानी 104 संविधान संशोधन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, 104th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उससे क्या किया बच्चों, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटें समाप्त कर दी गई थी। तो एक क्वेश्चन लिख लो, या मतलब क्वेश्चन क्या है, ये जीएस नहीं है पॉलिटिकल साइंस वाली जो आप यहाँ पे पढ़ा रहा हूं मैं, ये विंसेर ईयर बुक है। अब आप कहोगे सर ये वहां क्यों लिंक कर रहे हो, क्योंकि दिया है, और एग्जामिनर क्या करता है, अगर उसने सोचा कि यार एक आध क्वेश्चन विंसेर ईयर बुक से ले लेता हूं, उसको यहाँ दिखा, यहीं से क्वेश्चन जीएस का डाल देगा, इसीलिए होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो 104th यानी 104वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इससे क्या किया गया, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति नियुक्त होते थे, या वहां पे अपने आप में 2 सीटें थी उनके लिए, वो समाप्त कर दी गई। तो एक क्वेश्चन लिखना, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा में 2 आरक्षित सीटों को किस संविधान संशोधन से समाप्त किया गया, 104 है, ठीक है। क्या लिखा आपने, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण किस संविधान संशोधन से समाप्त किया गया, तो 104, एक ही याद रखना। दूसरा, इसमें कंप्लीट लोकसभा के बारे में पढ़ा है, वो हम अलग से देखेंगे। राज्यसभा के बारे में इसने दिया है, और हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे बच्चों। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं आपको पता होगा, 3, ठीक है। यानी लोकसभा की उत्तराखंड से कितनी सीट है, 5 सीट है, और राज्यसभा की कितनी सीट है, 3 सीट है। तो राज्यसभा मेंबर कौन कौन है अभी, तो इसी के आगे राज्यसभा मेंबर लिखो वर्तमान में जो है बच्चों, क्योंकि अनिल बलूनी जी का कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो अनिल बलूनी जी के कार्यकाल समाप्त होते ही जो अपने आप में भट्ट जी बने थे, महेंद्र भट्ट, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, वो लोग राज्यसभा चले गए थे। तो 3 मेंबर राज्यसभा में कौन कौन है अभी उत्तराखंड से, एक है आपकी डॉक्टर कल्पना सैनी, दूसरे आपके महेंद्र भट्ट जी, और तीसरे हैं बच्चों राज्यसभा में नरेश बंसल, यानी श्री नरेश बंसल, इसके अलावा कल्पना सैनी, डॉक्टर कल्पना सैनी और श्री महेंद्र भट्ट, ये 3 लोग जो है बच्चों उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। आपको पता होगा ना, नरेश बंसल जी है, डॉक्टर कल्पना सैनी जी हैं और महेंद्र भट्ट जी हैं, ठीक है। 3 के 3 नाम आपको पता होना चाहिए। लोकसभा जो चुनाव हुए थे इस बार, 5 सीट है यहाँ पे लोकसभा की, आपको पता ही है। इन 5 सीट में कौन कौन से लोग निर्वाचित हुए थे, जो हरिद्वार सीट है बच्चों, वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से नियुक्त हुए थे, आपको पता ही है, यानी वो इलेक्ट हुए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार सीट से नियुक्त हुए थे। पौड़ी सीट से, यानी गढ़वाल सीट जो बोलते हैं आप लोग, वहां पे अनिल बलूनी जी सेलेक्ट हुए थे, अपने आप में निर्वाचित हुए थे। टिहरी सीट जो है वहां पे माला राजलक्ष्मी शाह जी क्या हुई थी, इलेक्ट हुई थी। नैनीताल सीट है, अजय भट्ट जी वहां पे नियुक्त हुए थे, इलेक्ट हुए थे। और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से अजय टमटा जी क्या हुए थे बच्चों, अपने आप में अपने यहाँ से इलेक्ट हुए थे। तो 5 मेंबर, क्योंकि आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा रही, थोड़ा ना आता है पेपर में, क्या आता है क्या नहीं, तो कोई जानता थोड़ा है। कई नए बच्चे हो सकता है उनको यही पता ना हो, मैं कह नहीं रहा कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते कि आएगा ही नहीं भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो 5 मेंबर कौन कौन है उसके नाम मैंने बता दिए, आप इन 5 मेंबर के आगे लिख लो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इसके अलावा अनिल बलूनी, इसके अलावा श्री अजय भट्ट जी, श्री अजय टमटा जी और माला राजलक्ष्मी शाह जी, ठीक है। और कौन किससे मैंने बता दिया, एक हरिद्वार से है, पौड़ी से, नैनीताल से, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा वाले से और टिहरी से। राज्यसभा मेंबर 3 मैंने आपको बता दिया, नरेश बंसल जी, कल्पना सैनी जी, और कौन है अपने आप में महेंद्र भट्ट जी, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में यहाँ पे जो डिटेल दी वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक। इसके अलावा आप सीधे आ जाइए बच्चों यहाँ पे जो हरिद्वार सीट और ये मैंने बता दिया। अब आपका एक क्वेश्चन लोकसभा आयोग ने हाल फिलहाल के दिनों में पूछा होगा। अब देखो
जो ये 5 लोग लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, इनमें से एक ऐसे हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिली है। कैबिनेट मतलब राज्य मंत्री में जगह मिली। जो अजय टम्टा जी हैं बच्चों, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर कभी भी कुछ क्या पूछेगा, निम्नलिखित में जो उत्तराखंड से संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा पहुंचे, इनमें से कौन से सांसद जो हैं सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, तो अजय टम्टा जी। इनमें से जो अल्मोड़ा वाले हैं अजय टम्टा जी, वो क्या हैं बच्चों, अपने आप में वहां पे अजय टम्टा जी अल्मोड़ा वाले जो सीट से इलेक्ट हुए थे, वो राज्य मंत्री हैं सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में, यानी 5 में से एक मेंबर आपका मंत्रालय में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट दिया है बच्चों, केंद्र की विभिन्न सरकारों में उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री। तो ध्यान रखना, गोविंद वल्लभ पंत जी पहले व्यक्ति से बच्चों केंद्र की सरकार में जो उत्तराखंड के जो क्या बने थे अपने आप में कैबिनेट मंत्री, यानी केंद्र की सरकार में जो मंत्री बने थे गोविंद वल्लभ पंत। तो इसमें लिखना इसमें लिखना आप लोग, केंद्र की विभिन्न सरकारों में उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। केंद्र की विभिन्न सरकारों में उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, केंद्र की विभिन्न सरकारों में उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के पहले व्यक्ति। ठीक है, कैबिनेट मंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे गोविंद वल्लभ पंत जी थे। इसके अलावा कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, इनमें से कौन कभी केंद्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं रहा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन कभी भी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं रहा उत्तराखंड का सांसद। तो कौन कौन रहे हैं ध्यान रखना, गोविंद वल्लभ पंत जी रहे हैं, अन्य नाम लिख लो, अन्य कौन कौन रहे, केंद्रीय मंत्री लिखना है। ठीक है, उत्तराखंड से नियुक्त अन्य केंद्रीय मंत्री, यानी उत्तराखंड मूल के अन्य केंद्रीय मंत्री जो है वो बच्चों गोविंद वल्लभ पंत के बाद है महावीर त्यागी जी लिख लेना, एक महावीर त्यागी लिखना, हेमवती नंदन बहुगुणा जी लिखना, इसके अलावा लिखना आप नारायण दत्त तिवारी जी लिखना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, इसके अलावा केसी पंत जी रखना, इसके अलावा भुवनचंद खंडूरी जी रख देना, मेजर भुवनचंद खंडूरी जी, और रमेश पोखरियाल निशंक जी। यानी कैबिनेट के लेवल पे वो तो राज्य मंत्री हैं अजय टम्टा जी, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री बने हैं उत्तराखंड से अभी तक सिर्फ और सिर्फ गोविंद वल्लभ पंत, इसके अलावा महावीर त्यागी जी बने, इसके अलावा केसी पंत जी बने, हेमवती नंदन बहुगुणा जी बने, नारायण दत्त तिवारी जी बने, भुवनचंद खंडूरी जी बने, और ये अभी निशंक जी बने। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये जो 3 4 5 6 7 ये 7 लोग ऐसे हैं जो केंद्र की विभिन्न सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इनमें से कौन एक ऐसे व्यक्ति जो केंद्र की सरकारों में कभी भी कैबिनेट मंत्री नहीं रहे या कौन रहे। तो बता दोगे ना कौन रहे, कौन कौन ने बताया, गोविंद वल्लभ पंत जी रहे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी रहे, इसके अलावा महावीर त्यागी जी रहे, इसके अलावा नारायण दत्त तिवारी जी रहे, केसी पंत जी रहे, इसके अलावा अपने आप में कौन रहे, भुवनचंद खंडूरी जी रहे, और निशंक जी रहे, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक, इसके अलावा हाल ही में जो एग्जाम हुआ था लोक सेवा आयोग का, उसने क्वेश्चन पूछा था गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। कई लोग गलत करके आए, कई भक्त दर्शन ऑप्शन था, कईयों ने कमलेंदुमती शाह लगा दिया, कईयों ने मानवेंद्र शाह लगा दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो गया, वहां पे कंफ्यूज हो गया। देखो है बेसिक, लेकिन क्या करते हैं ना बच्चे, अब वो सोचते हैं कि यार कहाँ, वो ज्यादातर हैबिट क्या बनी, कमलेंदुमती शाह। तो ध्यान रखना, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का इसका कहने का मतलब है पौड़ी सीट, यानी जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र ये बोलता है इसका मतलब है पौड़ी की सीट। ठीक है, जिसको आप वर्तमान में पौड़ी संसदीय क्षेत्र बोलते हैं, वही गढ़वाल। तो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र पे नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे बच्चों भक्त दर्शन जी। ठीक है, यानी पौड़ी यानी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति अगर कभी पूछता है तो भक्त दर्शन कौन थे, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से नियुक्त पहले, यानी पौड़ी से। दूसरा अगर कभी पूछता है टिहरी संसदीय क्षेत्र से नियुक्त कौन थे सबसे पहले, वो थे बच्चों कमलेंदुमती शाह जी। ठीक है, टिहरी संसदीय क्षेत्र से नियुक्त पहले व्यक्ति कौन थे, मतलब पहले कौन थे, कमलेंदुमती शाह, कमलेंदुमती शाह जी। ठीक है, ये क्या थे, पौड़ी टिहरी सीट से नियुक्त पहले क्या थे, अपने आप में निर्वाचित पहले सांसद थे। ठीक है, इसके अलावा कभी अगर जैसे हरिद्वार वगैरह पूछता है वो तो पूछेगा नहीं, हरिद्वार वगैरह का नहीं पूछता, हरिद्वार में थे हरपाल सिंह साथी। ठीक है, हरिद्वार वगैरह हमने नहीं पढ़ने। इसके अलावा जो अपने आप में अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से सबसे पहले व्यक्ति थे बच्चों जो निर्वाचित हुए थे, देवी दत्त पंत। ठीक है, लिखो अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित पहले व्यक्ति कौन थे, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित पहले व्यक्ति देवी दत्त पंत। जैसे आयोग ने पूछा, लोक सेवा आयोग ने, उसके बेस पे बता रहा हूं। और लास्ट लिखो नैनीताल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित पहले व्यक्ति कौन थे, नैनीताल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित थे बच्चों पहले व्यक्ति कौन थे, सीडी पांडे जी। ठीक है, लिखो सीडी पांडे, सीडी पांडे।
ये कहाँ से थे बच्चों, नैनीताल से थे। तो पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार भी अगर चाहो तो लिख लो, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से बच्चों हरपाल सिंह साथी, ठीक है, हरपाल सिंह साथी लिख लो इनका नाम भी। हरिद्वार से सबसे पहले जो निर्वाचित हुए थे जब से उत्तराखंड में शामिल हुई ये सीट, हरपाल सिंह साथी, हरपाल सिंह साथी, ठीक है, हरपाल सिंह साथी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं आएगा, ये आएगा, लेकिन जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग ने पहले पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन, पौड़ी सीट से कौन थे, तो कोई भरोसा नहीं इन लोगों का, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य है हमने यहाँ से नहीं देखना है। अब ये प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार शपथ ली, केंद्र के मंत्री वगैरह हमने कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ स्टेट लेवल पे फिलहाल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं आएगा। इसके अलावा जो बच्चों यहाँ पे दिया है अगला पोर्शन, अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को। तो सभी को डेट पता है कि अयोध्या में जो श्री राम की मूर्ति यानी उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, कब की थी? 22 जनवरी 2024 को। ये डेट कभी याद रखना, कोई भरोसा नहीं है, एक आध साल या आने वाले 6 महीने के एग्जामों में क्वेश्चन पूछ दे कि अयोध्या में श्री राम जो है प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा लिख दो, अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? 22 जनवरी 2024। एक पॉइंट ये याद रखना। और ये जो ये मूर्ति बनाई है बच्चों, प्रख्यात मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा, और इन्होंने ही केदारनाथ की जो मूर्ति है हाल फिलहाल में 2-3 साल पहले देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री जी ने वहां पे आए थे, तो जो अपने आप में अरुण योगीराज जी हैं उन्होंने ही ये मूर्ति बनाई थी, ठीक है। यानी राम मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? मूर्तिकार अरुण योगीराज, ठीक है, अरुण योगीराज, और इन्होंने ही केदारनाथ की मूर्ति भी बनाई थी। तो राम मंदिर मूर्तिकार लिखो, राम मूर्तिकार मंदिर मूर्तिकार कौन थे बच्चों? अरुण योगीराज, ठीक है, इन्होंने ही अपने आप में केदार। अब ये यहाँ पे आप पढ़ लेना है राम मूर्ति के इतिहास, राम मंदिर के इतिहास के बारे में आप अपने हिसाब से देखते रहना। इसके अलावा यहाँ पे इसने लिंक करते हुए राम मंदिर का निर्माण के बारे में सारी चीजें बताई और सीधे उत्तराखंड से कनेक्ट किया है। उत्तराखंड में आपको पता ही है बच्चों, देवप्रयाग में है रघुनाथ का मंदिर, ठीक है, प्रसिद्ध श्री राम या रघुनाथ का मंदिर उत्तराखंड में कहाँ है? देवप्रयाग में। तो वहां से लिंक न कर दी गई, ठीक है। रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर कहाँ पे है? देवप्रयाग में। ये आपको सब चीजें पड़ी हुई हैं, ये आपका पहले से ही मैंने कई बार इसको कराया हुआ है। रघुनाथ मंदिर का है देवप्रयाग में, ठीक है, यही देखना। अब अगला जो है हमने यहाँ से बच्चों जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बजट से संबंधित देखेंगे, जो उत्तराखंड बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य विंसर ईयर बुक के आधार पर कवर कर रहे हैं हम जो, ठीक है। हम नॉर्मल नहीं कवर कर रहे हैं, हम विंसर ईयर बुक के आधार पर इसको कवर कर रहे हैं, और जिसको जो चीजें आती होंगी बस सुन लेना, उसको स्किप कर देना, ठीक है। देखना अब क्या करेंगे हम यहाँ पे से जो बजट का सेशन है उसके आधार पर देखेंगे। एक तो इसने ये देखना है कि उत्तराखंड सरकार ने बच्चों 24-25 में कुल कितने का बजट पेश किया? 89,230 करोड़ का, ठीक है। ये उत्तराखंड सरकार ने जो 2024-25 में जो बजट पेश किया, लिखो उत्तराखंड सरकार द्वारा 2024-25 में जो बजट पेश किया गया 89,230 पॉइंट कितना? 89,230.07, लगभग 89,000 करोड़ का बजट पेश किया बच्चों, ठीक है। यानी उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 का जो बजट था बच्चों वो कितना था? 89,230.07 करोड़ रुपए। ये एक पॉइंट ये याद रखना, जो कि पिछली बार के अपेक्षा 15% अधिक था। अब ये नहीं पूछेगा कि पिछली बार से 15% अधिक था, कितना था, क्योंकि उससे पहले लगभग 77,000 करोड़ का बजट पेश किया था। अब इस बार देखना 89,000 जाता है, उससे ऊपर जाता है, इस बार आप नोट करना, क्योंकि अभी ये 8-10 दिन में अगले हफ्ते आपको बजट की सारी डिटेल पता चल जाएगी। उसके लिए फिर नेक्स्ट वीक में हम बजट की क्लासेस के साथ अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो 89,230 करोड़ का बजट पेश किया था 2024-25 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, जो कि उसके पिछले के कंपेरिजन में कितना ज्यादा था? 15%। वो नहीं नोट करना है, ठीक। इसमें ध्यान रखना बच्चों, बजट में 4 बिंदु पर मुख्य फोकस किया गया था, उन्हें ज्ञान नाम दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखना वर्ष 2024-25 में जो उत्तराखंड सरकार का जो बजट था उसे जो नाम दिया गया था ज्ञान, जो कि 4 क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है। लिखो वर्ष 2023-24 के बजट में ज्ञान जो कि 4 क्षेत्र से संबंधित था, वो कौन कौन से थे? 4 क्षेत्र का मतलब था बच्चों गरीब कल्याण, युवा कल्याण, अन्नदाता और नारी शक्ति। यानी गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी, यानी गरीब कल्याण। 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? गरीब कल्याण, ठीक है, युवा कल्याण, अन्नदाता कल्याण यानी किसान, और महिला सशक्तिकरण।
ये चार शब्द जो थे बच्चों, इनके लिए ये बजट जो है इस क्षेत्र की बात करता है, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड सरकार द्वारा ज्ञान यानी चार क्षेत्र यानी जो ज्ञान बजट जो था वो ज्ञान पे आधारित था, यानी ज्ञान अलग अलग, जो ज्ञान का अर्थ ये था कि अलग अलग क्षेत्रों के जो है, मतलब ये चार क्षेत्र हैं, इन पे ज्यादा फोकस किया गया था, उसको ज्ञान नाम दिया गया था। वो चार क्षेत्र कौन कौन से? गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला। ठीक है, एक पॉइंट है आप लोगों को ये ध्यान रखना। जेंडर बजट कितना था इस बार? 24,538 करोड़। ये नहीं लिखना है जेंडर बजट, लेकिन जो पुराना ट्रेडिशनल क्वेश्चन होगा उत्तराखंड में बच्चों, जेंडर बजट की जो शुरुआत हुई थी, पहली बार जो उत्तराखंड सरकार ने जेंडर बजट पेश किया था वो कब किया था? 2007-8 के समय में उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली बार किया गया था, दो जेंडर बजट को पेश किया गया था। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये छोड़ देंगे। उत्तराखंड का पहला बजट किसने पेश किया था अगर कभी पूछते तो वित्त मंत्री थे बच्चों अंतरिम सरकार में, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और जबकि इस बार जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया। तो ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला बजट पेश किसने किया? उत्तराखंड का पहला बजट पेश किसने किया? लिखो, उत्तराखंड का पहला बजट जो पेश किया अंतरिम सरकार में, जब यहाँ पे निर्वाचित होने से पहले जो सरकार बनी थी, ठीक है, वो क्या था? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, आरपीएन लीजिए। ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने पहला बजट पेश किया। इसके अलावा प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ी है बता रहा है, इसको ध्यान रखना। 2023-24 में के अनुसार राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है बच्चों वो कितने? 2,60,201 रुपए। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना 2023-24, क्योंकि आंकड़ा तो आपका पुराने वर्ष का होगा। देखो 24-25 में बजट आया और उससे पहले साल देखेंगे, पर कैपिटा इनकम लिखो, प्रति व्यक्ति आय ये कितनी थे बच्चों? 2,60,000। ठीक है, 2.60 यानी 2,60,230,994 थी, कह रहे 2,60,201 रुपए थी, 2,60,201 रुपए। ठीक है, 2,60,201 रुपए ये थी बच्चों पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो 2,60,201 रुपया यहाँ पे क्या थी? प्रति व्यक्ति आय थी। और वर्ष 2022-23 में कितनी थी? 2,30,000। वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले यानी 22-23 में मैंने आपको पढ़ाया है बजट वाले में, वो थी कितनी? 30, अब होगी 2,60,201 रुपया। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे दिया है जो विकास दर बढ़कर 7.5% पहुंच गई, जो कि इतना, और विकास दर कितनी पहुंची? 7.58%। ठीक है, ग्रोथ रेट होना चाहिए था, डेवलपमेंट रेट लिखा है इसने। विकास दर 7 पॉइंट कितना परसेंट दे रहा है? 58%। ये कब के अकॉर्डिंग है? ये सब है बच्चों 23-24 में विकास दर कितनी बताई पूछता है। 2023 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2023 में कितने का बजट पेश किया, बजट जो है 4 क्षेत्र पे आधारित था। ये पुराना पूछता है जो उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर आप देखोगे इसमें अलग अलग क्षेत्र में रुपया सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से उत्तराखंड सरकार को प्राप्त होता है, अगर ये कभी भी पूछेगा तो ध्यान रखना, रुपया जो सबसे ज्यादा आता है बच्चों किस क्षेत्र से आता है? ये आता है उत्तराखंड सरकार को सबसे ज्यादा जो लोक ऋण है, यानी उत्तराखंड सरकार को सबसे ज्यादा रुपया कहां से आता है? देखो, उत्तराखंड सरकार को सर्वाधिक रुपया आता है, सर्वाधिक रुपया आता है कहां से? लोक ऋण, यानी जो सरकार ऋण लेती है उससे। ठीक है, लोक ऋण, लोक ऋण से सर्वाधिक पैसा उत्तराखंड सरकार को प्राप्त होता है। और सर्वाधिक पैसा कहां जाता है? किस फील्ड में? सर्वाधिक रुपया खर्च किस फील्ड में होता है उत्तराखंड सरकार का? वो होता है बच्चों अपने आप में किसमें? वेतन, भत्ते, मजदूरी और अधिष्ठान कार्य में। तो लिखो वेतन, भत्ते, मजदूरी और अधिष्ठान कार्य में। ठीक है, वेतन, भत्ते, मजदूरी और अधिष्ठान, एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अधिष्ठान कार्य में यहाँ पे उत्तराखंड सरकार को सबसे ज्यादा पैसा क्या करना पड़ता है बच्चों? खर्च करना पड़ता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा जो निर्वाचित सरकार का पहला बजट मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर पूछता है अंतरिम सरकार का पहला बजट किसने पेश किया? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। निर्वाचित सरकार का पहला बजट किसने पेश किया पूछेगा? निर्वाचित सरकार का लिखो, निर्वाचित सरकार का पहला बजट किसने पेश किया? एनडी तिवारी जी ने। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी जी ने निर्वाचित सरकार का उत्तराखंड में पहला बजट पेश किया। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, गैरसैंण भराड़ीसैंण में कब आया था बजट? आपको पता ही होगा 2021-22 में। यानी गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां पे उत्तराखंड सरकार ने पहली बार बजट पेश कब किया था? 2021-22 में। लिख लो, गैरसैंण में पहली बार बजट कब आया था बच्चों? 21-22 में। ठीक है, जो गैरसैंण है वहां पे पहली बार बजट कहां पे कब आया था? 2021-22 में। गैरसैंण में 21-22 में बजट आया था पहली बार, ये ध्यान रखना। ठीक है, जेंडर बजट की शुरुआत कब से हुई उत्तराखंड में? 2007-8 में। यानी सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने 2007-8 में क्या किया था? जेंडर बजट पेश किया था। यानी उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले जेंडर बजट कब पास किया? जेंडर बजट 2007-8 में। ठीक है, और जेंडर बजट मतलब महिलाओं के लिए एक स्पेशल सेक्शन के तहत उन्होंने क्या कर दिया बच्चों? बजट का प्रावधान किया। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक,
इसके अलावा ये भी कहा गया बच्चों, जो 2024-25 के बजट की थीम थी, सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी, और ये हमने नहीं देखना है। इसका उद्देश्य क्या था बजट का? त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना, यानी त्रिवेणी बजट बोला गया इसको। त्रिवेणी बजट में तीन चीज, उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड, यानी त्रिवेणी बजट बोला गया इस पर। त्रिवेणी बजट के आधार पर उत्तराखंड को आगे बढ़ाना, त्रिवेणी बजट, ठीक है, ये शब्द बोलेगी उस पर, लेकिन अब नहीं आएगा ये पेपर में, बहुत मुश्किल है। त्रिवेणी बजट में तीन चीजें बोलेगी, उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड। तो इसमें लिखो उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान, ठीक है, उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान, ये तीन चीजें बोली गई थी, उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड। आएगा नहीं क्वेश्चन, ये नॉर्मल लिख लो। ज्ञान आधारित बजट मैंने आपको बता दिया है बच्चों, और कुल बजट कितना पेश किया ये भी मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो उत्तराखंड सरकार ने बच्चों बजट पेश किया, उसमें जो उत्तराखंड सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था? तो ध्यान रखना, राजकोषीय घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.39% था। ये आरओ के एग्जाम में आया था उस टाइम पे, उससे पहले बार वाले का पूछा था, जो कि कितना था 2.7%। इस बार पूछेगा तो ये पूछेगा कि उत्तराखंड सरकार का जो राजकोषीय घाटा खर्च और जो अपने आप में इनकम होती है, एक मोटा मोटा अनुमान समझो, उसके बीच का गैप, ठीक है। तो लिखो उत्तराखंड का फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसको, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। देखो उत्तराखंड सरकार का वर्ष 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना था, मतलब 24-25 में राजकोषीय घाटा कितना बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा कितना बताया, 2024-25 में राजकोषीय घाटा, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने बताया कि हमारा राजकोषीय घाटा जो है बच्चों कितना बताया, जीडीपी का, इंपोर्टेंट करना है इसको, 2.39%, यानी अगर कुल जो जीडीपी होगी उसका 2.39% हमारा क्या चल रहा है, राजकोषीय घाटा, ये भी बताया, ठीक है। सर्वाधिक खर्च और ये सब चीजें मैंने बता दी। सबसे ज्यादा जो पैसा सरकार ने दिया वो दिया स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास है। तो लिखो बजट 2024-25 में सर्वाधिक जो पैसा दिया, सर्वाधिक बजट का प्रावधान किया गया, स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे ज्यादा दिया, फिर अवसंरचना के विकास में दिया, यानी अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर गरीब कल्याण में दिया, फिर ग्राम्य विकास में, ठीक है। देखो सर्वाधिक बजट किस किस फील्ड को दिया, देखो टॉप 4 लिखा दे रहा हूं, ठीक है। पिछले बार सर्वाधिक बजट सबसे ज्यादा दिया बच्चों शिक्षा व स्वास्थ्य, स्वास्थ्य व शिक्षा भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, स्वास्थ्य व शिक्षा ही लिख दो, स्वास्थ्य व शिक्षा। दूसरा लिखो अवसंरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क वड़क पुल ये सब, ठीक है, अवसंरचना विकास। तीसरा लिखो अपने आप में गरीब कल्याण, जो सरकार की योजनाएं वगैरह चलती है, ठीक है। और चौथा लिखो ग्राम्य विकास, ठीक है। चौथा क्या लिखोगे, ग्राम्य विकास। ये 4 सेक्टर हैं जहां टॉप 4 जहां सर्वाधिक बजट सरकार ने दिया, ठीक है। उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा, अवसंरचना, गरीब कल्याण व ग्राम्य विकास, ठीक है। इसके अलावा इसने अलग अलग क्षेत्र दिए हैं बच्चों, हमने ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। इसके साथ साथ ही पर्यटन को दिया है बच्चों। इसमें एक चीज दे रखी है, देश की जीडीपी रैंकिंग में उत्तराखंड का 20वां स्थान है और प्रति व्यक्ति आय में देश में 6ठा स्थान है, ठीक है। तो लिखो देश में जीडीपी में उत्तराखंड का स्थान, जीडीपी में, देश की जीडीपी में उत्तराखंड का स्थान, देश में जो जीडीपी के मामले हैं बच्चों उसमें 20वां स्थान है, और प्रति व्यक्ति आय में लिखो, प्रति व्यक्ति आय में उत्तराखंड का स्थान 6ठा है बच्चों, 6th, ठीक है। ये विंसर ईयर बुक के अनुसार 2024-25 में जीडीपी में उत्तराखंड का स्थान पूरे देश के हिसाब से देखोगे तो 20वां है, और प्रति व्यक्ति आय में 6ठा स्थान है। ये पॉइंट भी आपको क्या करना पड़ेगा, नोट कर रखना पड़ेगा, ठीक है। सर्वाधिक जो उत्तराखंड का बच्चों, उत्तराखंड की जीडीपी में जो योगदान है वो किसका है, विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र का, ये तो पता ही है। सर्वाधिक योगदान किसका है, सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का 46.84%, फिर है बच्चों किसका, सॉरी उद्योग का, फिर है सेवा क्षेत्र का वो है 43.13%, और लास्ट में कृषि एवं सहायक यानी प्राथमिक क्षेत्र का वो है 9.99%। तो एक क्वेश्चन लिख लेना, उत्तराखंड सरकार का सर्वाधिक, उत्तराखंड सरकार का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान का क्रम, उत्तराखंड में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान लिखो यार, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान ये है बच्चों सबसे ज्यादा विनिर्माण, यानी इसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र, इसको ब्रैकेट में लिखो, द्वितीय क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र है, इसके ब्रैकेट में लिखना विनिर्माण क्षेत्र के द्वितीय क्या, उद्योग क्षेत्र। उसके बाद है बच्चों सेवा क्षेत्र, और तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि व अन्य, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि व अन्य, इसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, और इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। तो विनिर्माण क्षेत्र में जो उत्तराखंड है बच्चों उसका योगदान है जीडीपी में
46.84%। ये क्वेश्चन पूछता है तो विनिर्माण के ब्रैकेट में लिखो 46.84%, कृषि के ब्रैकेट में लिखो 99.9% और सेवा क्षेत्र के ब्रैकेट में लिखोगे कितना 43.13%। ठीक है, 43.13%। ये योगदान भी पूछता है किस क्षेत्र का कितना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको बता दिए है 2,60,000 रुपए की समथिंग हो गई है और प्रति व्यक्ति आय में 12% की वृद्धि हुई, ये अभी छोड़ देना है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना बच्चों, जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून की है। ठीक है, लिखना सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय हरिद्वार, यूएस नगर और देहरादून की। ठीक है, देहरादून लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, हरिद्वार, यूएस नगर और देहरादून की सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय लिखो, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय ये है बच्चों रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा की। ठीक है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व अल्मोड़ा की, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व अल्मोड़ा की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, सबसे ज्यादा है हरिद्वार, यूएस नगर और अपने आप में किसकी, जो मैंने बता दिया आपको देहरादून की। ठीक, इसके अलावा एमएसएमई की नीति को मंजूरी वगैरह ये सब देखना अभी फिलहाल नहीं है। ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बजट और विंसर ईयर बुक के पोर्शन को कवर करती है। अब देखना है एटलीस्ट जो मई जून तक एग्जाम होंगे उनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और कई बार आपका क्या अक्टूबर नवंबर तक भी पूछ देता है। उसके बाद नए बजट जो सेशन आएगा हम इसको एक रिकॉल कराने के लिए आप इसी से कंपेरिजन करोगे, राजकोषीय घाटा कितना हो गया, प्रति आय कितना बढ़ गया, कितना कम हुआ, सबसे ज्यादा सबसे कम, इसी में कवर करते हैं। आई होप ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।